वेलकम बैक माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट होगा क्योंकि रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैनेज कीजिएगा। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल हम लोग पढ़े थे। इस लेक्चर में आगे बढ़ाते हुए हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, अल्फा कण प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ, अल्फा कण का ये जो प्रक्षेप पथ, तो ये अल्फा कण द्वारा जो अनुरेखित प्रक्षेप होता है, वो जो गति करता है, उसका पथ जो है वह संघट्ट प्राचाल, जिसको हम बी से दिखाएंगे संघट्ट प्राचाल को, वह संघट्ट प्राचाल पर निर्भर करता है। अब ये संघट्ट प्राचाल क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो कहता है, परिभाषा पहले देख लीजिए कि नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश के लंबवत दूरी को हम संघट्ट प्राचाल कहते हैं। अब समझिए, मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये एक एटम है। जैसे हम प्रयोग में हम गोल्ड माने थे, स्वर्ण माने थे, तो वही गोल्ड का ही हम मान लीजिए एक एटम है और उसका ये नाभिक है। तो ये हमारा नाभिक हो गया, टारगेट न्यूक्लियस, इसी को हम क्या कह देंगे, लक्ष्य नाभिक। और लक्ष्य नाभिक को जो मिलाने वाली रेखा होगा उसको हम नाभिक की मुख्य रेखा कहेंगे। अब ये जो है, मान लीजिए ये जो है, इसको हम अल्फा कण हम मान लेते हैं। तो अल्फा कण जो है आगे इस तरह से जाएगा तो वह क्या होगा कि हम जानते हैं नाभिक पे धन आवेश होता है प्लस, और अल्फा कण भी प्लस होता है, तो प्लस प्लस में विकर्षण होगा। तो ये इसका गति, ये जो है ये जो गति कर जाएगा वह धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग जाएगा, यानी परवलय आकार का हो जाएगा। सॉरी, परवलय आकार का ये हो जाएगा। अब कहता है कि अब ये नाभिक का केंद्र हो गया। अब इससे जो अल्फा कण का ये जो वेग था, प्रारंभिक वेग सदिश था, इसी के जो ये लंबवत दूरी हुआ, ये जो दूरी हुआ, इसी को हम क्या नाम देते हैं, संघट्ट प्राचाल कहते हैं। तो नाभिक के केंद्र से, ये नाभिक के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इससे अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश, अल्फा कण का प्रारंभिक वेग सदिश ये है, ये इसके बीच की लंबवत दूरी, इसके बीच के जो ये लंबवत दूरी, ये सब जो दूरी है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, संघट्ट प्राचाल। ये बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन पूछता है 2 नंबर में संघट्ट प्राचाल, और समझ सकते हैं आसानी से क्या है। एक बार में समझ में आ गया होगा ये संघट्ट प्राचाल क्या है। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या सब पाया गया। अब कहा कि नाभिक के समीप अगर कोई अल्फा कण होगा तो वह अधिक प्रकीर्णित होगा, यानी उसका थीटा ज्यादा होगा। अब समझते हैं। अच्छा, नाभिक के समीप अगर कोई अल्फा कण है, इसका मतलब उसका कम संघट्ट प्राचाल होगा। अगर ये अल्फा कण नाभिक के समीप होगा तो ये दूरी जो बी है उसका मान बहुत कम होगा ना। संघट्ट बार बार आ रहा, संघट्ट मतलब कोलिजन, टक्कर, ठीक है। तो वो जो है कम टक्कर प्राचाल उसका होगा, तो वह जो है जितना करीब होगा वह अधिक प्रकीर्णित होगा, यानी प्लस के चार्ज के जितना करीब होगा वह ज्यादा प्रकीर्णित होगा। ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बी का मान जो है प्रत्यक्ष संघट्ट, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष संघट्ट, यानी डायरेक्ट कोलिजन कर रहा है, यानी एकदम पूरे नाभिक से ही टकरा रहा है ये अल्फा कण, ठीक है। हम जो है प्रयोग में देखे थे कि जो नाभिक से डायरेक्ट सीधे टकरा रहा था अल्फा कण, वह वापस उसी पथ से लौट जाता था, ठीक है। तो वही चीज देखते हैं कि ये प्रत्यक्ष संघट्ट की स्थिति में, यानी अगर डायरेक्ट टक्कर करेगा तब उस संघट्ट प्राचाल जो है न्यूनतम होगा, काहे कि ये भी अल्फा कण का भी दिशा हो गया, ये जो है वेग की भी दिशा हो गया, और नाभिक का केंद्र भी उसी में है। ये बी का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और जब बी का मान न्यूनतम होगा तो बी का मान न्यूनतम में अधिक प्रकीर्णित होता है, तो थीटा ज्यादा होगा। अब थीटा लगभग पाई के बराबर हो जाएगा, तो अल्फा कण जो है पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त हो जाता है, यानी बैक ये पीछे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले कि संघट्ट प्राचाल का अगर अधिक मान है, यानी थीटा का मान और अधिक है, मान लीजिए ये नाभिक है, इसे यहाँ पर है, तो वह क्या होगा, बिना विचलित करते हुए सीधे पार कर जाएगा। जितना दूर रहेगा, यानी थीटा का मान जितना अधिक होगा संघट्ट प्राचाल का मान,
वह अल्फा का लगभग क्या हो जाएगा, अविचलित रहेगा। अविचलित रहेगा तो विक्षेप का मान भी कम होगा और लगभग 0 होगा। यानी दूर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा, बिना विचलित हुए चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो संगत प्राचाल आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे और वह है परमाणु का बोर मॉडल। हम लोग जानते हैं कि 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील बोर या बोहर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कुछ संशोधन किए और रदरफोर्ड के जो भी दोष आ रहा था उनको उन्होंने सॉल्व करने का प्रयास किया था। और उसी के दौरान उन्होंने क्लासिकी और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को संयुक्त कर 3 अभिगृत को के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो परीक्षा में आपसे पूछता है कि नील्स बोर का अभिगृतों को लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसे तो हमारा ये जो 3 अभिगृत दिए थे नील्स बोर साहब, इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। आप समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो ये ऊपर में तो हेडिंग बनाए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कुछ भी चीज अगर मैं आपको समझाऊं तो आप वो समझ सके। ठीक है, तो नील्स बोर साहब का पोस्टुलेट्स या अभिगृत, ये 3 अभिगृत है, इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला अभिगृत है नील्स बोर साहब का। तो पहले कुछ बता दें कि कुछ अवधारणा जो माने थे नील्स बोर साहब, यह माने थे कि कोई परमाणु में नाभिक होता है। कोई परमाणु गोलाकार माना गया था, रदरफोर्ड साहब के ही एक्सपेरिमेंट को आगे किए थे। तो परमाणु गोलाकार होता है, इसके नाभिक होते हैं, उसके केंद्र में नाभिक होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, ये उपस्थित रहता है। अब नाभिक का आकार बहुत कम होता है, हम रेडियस भी बताए 10⁻⁻15 और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये सब अवधारणा हम बताए थे। दूसरा बात ये भी बताए थे कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सूर्य के चारों ओर उसके ग्रह चक्कर लगाते हैं। और ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन और ये जो बीच में प्रोटॉन है, ये नाभिक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल कूलम्ब बल लगता है जो अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके थे। तो एक बात आया था कि उनके दोष में, रदरफोर्ड मॉडल के दोष में आया था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो वह निरंतर ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और ऊर्जा को उत्सर्जित करते करते वो अपना पथ छोड़ देगा और धीरे धीरे नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक मतलब परमाणु अस्थायी हो जाएगा, ऐसा बात था। लेकिन नील्स बोर साहब उसी को आगे बताते हुए कहे, अपने अभिगृत में कहा है कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित अस्थायी कक्षाओं के में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत था उसमें था कि अगर कोई आवेशित कण अगर किसी का चक्कर लगाता है तो वह लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। लेकिन अभी बोर साहब ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के अगर चक्कर लगाता है तो वह विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा और परिक्रमण लगा भी पाएगा। ऐसा तब होगा जब वह इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में विकिरण करे या परिक्रमा करे। अब अस्थायी कक्षा जो नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको ही अस्थायी कक्षा कहा गया था। ठीक है, तो वह अस्थायी कक्षा जैसे हम जानते हैं ना KLMN, इस तरह से नाम रखा गया था। तो क्या बोले पहला अभिगृत कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन अगर निश्चित अस्थायी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है
तो वह विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा। और यह बात तो क्या हो गया, यह विद्युत यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुमानों के विपरीत है। इस अभिगृत के अनुसार ये बात हो गया कि प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित अस्थायी अवस्था होता है जिसमें यह रह सकता है। प्रत्येक परमाणु में ये इसके चारों ओर एक अस्थायी अवस्था को डिसाइड किया गया और बोला कि उसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित ऊर्जा भी निश्चित होती है। ये जो KLMN इस तरह से अगर हम उपकोष बनाते हैं ना, तो इस प्रत्येक जो ऊर्जा, ये प्रत्येक जो सेल है इसकी ऊर्जा भी नियत होती है और इन संभावित अवस्थाओं को ही हम क्या नाम देते हैं, स्थिर अवस्था कहते हैं। तो ये सारा बात जो था बोर के पहला अभिगृत में था। तो क्या सीखे आप बोर के पहला अभिगृत से कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर अस्थायी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। और वही बात को लिखा गया, अस्थायी कक्षा में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। ठीक बात। अब दूसरा नील्स बोर साहब का जो अभिगृत था ये अस्थायी कक्षा को ही परिभाषित कर रहा था और वह क्या कहा कि जो इस अभिगृत में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। h/2 का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। और यानी इसका क्या मतलब हो गया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन वैसे ही कक्षा में घूमेगा, उसका एक शर्त है कि उस कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग, इस कक्षा में अगर घूम रहा है तो इस कक्षा का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो है L बराबर L जो होगा वह h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होगा। पूर्णांक गुणज होता है यानी अगर मान लीजिए n मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n जहां पर एक पूर्णांक हो जाएगा तो n h/2 पाई कह सकते हैं। यानी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या हो जाएगा, n गुना h/2 पाई, या इसी को हम लिख सकते हैं NH/2 पाई। ये शर्त हो गया। और L एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का हम परिभाषा भी मान भी जानते हैं कि क्या होता है, L बराबर क्या होता है mv मास वेलोसिटी और रेडियस, mvr बराबर क्या हो जाएगा NH/2 पाई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र भी या फॉर्मूला जो कह लो ये बन जाता है। और ध्यान रखेंगे इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं, क्वांटम प्रतिबंध। ठीक है। और जहां पर n क्या है, कोई पूर्णांक है 1 2 3, यानी कोई भी कक्षा का पूर्णांक, कोई भी कक्षा का जो है कोणीय संवेग क्या हो सकता है, h/2 पाई हो सकता है, 2h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है, 4h/2 पाई हो सकता है। यानी आप देख रहे हैं h/2 पाई का ही पूर्णांक गुणज होता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई कक्षा जिसका 1.5 h/2 पाई ऐसा कोणीय संवेग हो। अगर कोई कक्षा का ये कोणीय संवेग है तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमण नहीं करेगा। तो दूसरा अभिगृत में क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं के परिक्रमण करता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग यानी L बराबर m मास, उसका मास, वेलोसिटी और रेडियस, mvr का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर nh/2 पाई, जहां n का मान क्या हो जाएगा 1 2 3 ... इस तरह से जाता जाएगा। ठीक बात। अब हम तीसरे और लास्ट अभिगृत को पढ़ते हैं। ठीक है। तो बोर का तीसरा अभिगृत क्या कहता है, कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकर्णी कक्षा से दूसरी निम्न वाली कक्षा में संक्रमण करता है। जब यह ऐसा करता है तो एक फोटोन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा
प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसको जरा सा समझते हैं। क्या बोला कि मान लीजिए, सबसे पहले संक्रमण को आपको बताते हैं। एक बात जान लीजिए कि अगर कोई परमाणु है, उसको अगर किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा अगर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना अस्थायी कक्षा छोड़कर उच्च उच्च कक्षा में चला जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन के कक्षा में है, एल मान लीजिए एम, इस तरह से के एल एम एन में घूम रहा है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन के कक्षा में घूम रहा है, अस्थायी कक्षा है उसमें घूम रहा है, लेकिन अगर कोई बाहरी स्रोत से अगर हम उसको ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा पाके अगर वह ऊर्जा इसके इस कक्षा के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के वहां पर चला जाएगा। उस यानी ये जो चला जाएगा यानी वह उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट जिसको कहते हैं उसमें वह चला जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा में बहुत कम समय के लिए 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही ठहरता है, वह तुरंत ही नीचे कक्षा में वापस आ जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? संक्रमण नाम देते हैं। अंग्रेजी में ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऊंचे से नीचे कक्षा में, तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिर से अगर ऊंचे कक्षा से मान लो इसका कक्षा इसका ऊर्जा E1 है, इसका E2 है, तो इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आएगा। तो जब भी यह ऐसा करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आया तो यहाँ से एक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और वह ऊर्जा h न्यू के बराबर यानी फोटोन के ऊर्जा के बराबर होता है। फोटोन की ऊर्जा बराबर बताए h न्यू, तो वह फोटोन उत्सर्जित करता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो ये बताओ h न्यू जो ये ऊर्जा उत्सर्जित हुआ वह किसके बराबर हो जाएगा? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था यानी डेल्टा ई के बराबर। और डेल्टा ई क्या? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के अंतर। प्रारंभिक क्या था? उच्च ऊर्जा E2, E2 वापस आया किस में? E1, E2 माइनस E1, ये हो जाएगा h न्यू बराबर ये हो जाता है सूत्र। तो क्या समझे आप? पहला अभिक्रित क्या था कि कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित अस्थायी कक्षा में विकिरण, अगर निश्चित अस्थायी कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, विकिरण परिक्रमा कर रहा है तो कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। दूसरा क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। तीसरा कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में एक्साइटेड हो गया है, उत्तेजित अवस्था में चला गया है, तो अगर वह उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है, तो एक ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा, वो एक फोटोन उत्सर्जित करेगा। और फोटोन की ऊर्जा जो है वह दोनों जो उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा के जो यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की जो ऊर्जा है उसके बराबर होगी। तो बच्चों यही था बोर्ड का अभिक्रित जो काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो हम समीकरण बनाए हैं इसको हम बोर्ड का आवृत्ति प्रतिबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से परीक्षा में ये 3 अभिक्रित पूछता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। खास करके इसे भी ध्यान रखेंगे, h/2π NH/2π ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो आगे हम एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम त्रिज्या और वह कितना के स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस प्रत्येक अस्थायी कक्षा का क्या ऊर्जा होता है। हम बताए थे कि उसकी निहित ऊर्जा फिक्स होती है, निश्चित होती है। तो प्रत्येक ऊर्जा का K सेल का कितना ऊर्जा, L सेल का कितना ऊर्जा होता है, ये सब हम निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।